प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं NLM, और NLM में भी आपका लेक्चर फर्स्ट। तो बच्चों, इससे पहले अपन इसके अंदर फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, यूनिट, फिर एक्शन रिएक्शन के बारे में, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, ये बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसके अंदर एक बात आती है फ्री बॉडी डायग्राम, जो अपन पूरा इस चैप्टर रहेगा स्ट्रेस अपना फ्री बॉडी डायग्राम पे रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्स बताने हैं। तो मैंने कुछ डायग्राम आपको दिखाए हैं। इसके अंदर ये दो आपके स्फीयर है M1 M2, और एक इसके अंदर कंटेनर में रखे हुए हैं। ये आपका एक सर्किल है, सर्किल में एक रॉड रखी हुई है M1 M2, M2 की सर्किल ही है। और तीसरा एक आपका M1 मास है जो सरफेस पे रखा हुआ है, और M2 मास वॉल और इसके बीच में रखा है। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो तो आपको इस वीडियो को आवश्यकता देखने की नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत कम जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के डबल। और अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आज पूरे वीडियो को, लेक्चर को सुने, तो उसमें मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, ये और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल। तो उसके सबके रीज़न भी बताऊंगा। ये तो मैंने ये इसलिए बताया है कि अपन को पता आता है और अपन पूरा वीडियो देखें, टाइम खराब हो, इसलिए आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस वीडियो का लेवल इस लेक्चर में यहाँ तक है। आगे के लेक्चर का आगे आएगा, इस लेक्चर में अपन यहाँ तक बात करेंगे। ठीक है, तो अपन आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फोर्स की परिभाषा कर देते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स किसी बॉडी पर अपन या तो पुश करते हैं, धक्का देता है, या पुल करते हैं। तो इससे क्या होता है, या तो उसमें चेंज होता है, स्टेट ऑफ चेंज। या तो रेस्ट है तो रेस्ट में चेंज होगा, या अगर डायरेक्शन में चेंज करना हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, या अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में चेंज करना हो तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो या तो पुल या पुश से उसमें स्टेट ऑफ चेंज या टेंस टू स्टेट ऑफ चेंज अप्लाई करते हैं, उसी को फोर्स कहते हैं। मैंने बाकी डेफिनेशन लिख दी ऊपर। फोर्स ए पुल और पुश विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। या तो चेंज कर देगा, या फिर टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने की कोशिश करेगा। स्टेट ऑफ चेंज बस रेस्ट में रखी हुई है तो उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, या चेंज ही कर देगा। या फिर ए पुल या पुल पुश विथ चेंज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। पुल और पुश या तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन में चेंज करेगा, या और लगा के ए पुल और पुश विथ चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स या तो क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज कर देता है, या कोई रेस्ट में है तो उसकी रेस्ट में चेंज करने की कोशिश करता है। स्टेट ऑफ रेस्ट में उसको स्टेट से चलाने की कोशिश करता है। इसको पुल और पुश कहते हैं। बाकी की आप डेफिनेशन किताब से भी उतार सकते हो, वो ये मैंने एक जनरल दे दिया। तो अपन बात सबसे पहले करते हैं आपके टाइप ऑफ फोर्स क्या होते हैं। टाइप ऑफ फोर्स से पहले अपन बात करते हैं यूनिट कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फिर अपन बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स। तो अपन यूनिट के अंदर अपने दो यूनिट चलती है, एक तो MKS और एक CGS यूनिट इसके अंदर। तो यूनिट एक तो MKS यूनिट है, एक CGS यूनिट है। ज्यादातर ये MKS में F = MA, तो F आपकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पूरे का एक नाम है डाइन, नहीं न्यूटन, सॉरी न्यूटन। अगर 3 लिखा हो तो 3 न्यूटन हो जाएगा, एक है तो एक न्यूटन। और CGS के अंदर ये तो MKS है, और CGS के अंदर ये ग्राम में आ जाता है, ये सेंटीमीटर में होगा, और ये सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक, और ये पूरा बनेगा डाइन। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है तो देखो, अगर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन बोलते हैं 1 न्यूटन, एन लिख देते हैं बड़ा। देखो 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यूनिट में सेकंड स्क्वायर ही रहता है, तो ये हो जाएगा 10⁵ और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाता है डाइन।
तो अपना पूरा हो जाए 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। ये इसमें रिलेशन है आपस में कि न्यूटन और डाइन में, कि अगर आपका डाइन में दे रखा है और न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, या न्यूटन में दे रखा हो डाइन में कन्वर्ट करना हो, तो ये रिलेशन अपन को काम में लेना पड़ेगा। अच्छा, एक यूनिट और होती है किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है? 1 kg की ऑब्जेक्ट को अर्थ द्वारा, अर्थ कितना उसका अट्रैक्ट करती है, अर्थ द्वारा लगाएगा फोर्स कितना होता है 1 kg होता है। अपन जानते हैं अर्थ लगाया गया फोर्स होता है W, वो होता है mg। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जितना लगाती है वो mg होता है, और m की जगह अपन 1 रख देते हैं। किसी अर्थ द्वारा लगने वाला फोर्स mg होता है ऑब्जेक्ट पर, mg, तो m की जगह 1 kg पे लगाना है, तो g की जगह 9.8 हो जाएगा, तो ये होगा 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर किलोग्राम फोर्स दे रखा है, जैसे 10 किलोग्राम फोर्स, तो आप 10 किलोग्राम को 9.8 टू 10 98 न्यूटन लिख सकते हैं। या न्यूटन दे रखा है तो न्यूटन में आप 9.8 का डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम फोर्स में चेंज हो जाएगा, कन्वर्जन करना। तो ये अपना यूनिट के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस कितने हैं। तो बेसिक फंडामेंटल जो फोर्स है पूरे इसके अंदर नेचर में वो 4 ही है, और 4 में ही फिर अपन उसके अंदर देखना पड़ता है वो किस में आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो आपका बेसिक टोटल 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं ना, फंडामेंटल फोर्स 4 है, जिसमें 4 कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशन, फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब नेचर में जितने भी फोर्स पाए जाते हैं वही तो, या तो ये होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, या फिर न्यूक्लियर फोर्स होगा, या फिर वीक फोर्स होगा। देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है कि 2 मास के बीच में लगने वाला फोर्स G(m(n)/(1) to r², या अर्थ द्वारा, या सन और अर्थ के बीच में, 2 प्लेनेट के बीच में, वो कहलाता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये अपना एक चैप्टर है पूरा। तो अपन को ये बता रहा था भाई टाइप ऑफ फोर्स में एक फोर्स ही आता है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है, रेंज खूब होती है, क्योंकि अपन अर्थ और सन के बीच में भी लगता है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में सबसे वीक फोर्स है, मतलब कहने का मतलब स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम है, स्ट्रेंथ सबसे कम है लेकिन रेंज सबसे ज़्यादा है। स्ट्रेंथ सबसे कम है और रेंज सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्स, या एटम और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला, एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड सारे फोर्सेज हैं वो इसमें आ जाते हैं। जी, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्जन भी हो सकता है कि 2 चार्ज आ जाता है, 2 एटम के बीच में अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, 2 एटम होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्जन भी होता है, तो वो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। एक न्यूक्लियर फोर्स होता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे कि प्रोटॉन को बांधे रखता है, बॉन्डेड रखता है। नहीं तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन रिपल्जन हो जाना चाहिए, लेकिन अंदर एक न्यूक्लियर, लेकिन उसकी रेंज सबसे कम होती है 10⁻15 रेंज। एक होता है वीक फोर्सेस, वो ये भी आपका न्यूक्लियस से रिलेटेड ही है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, आपस में चेंज होते हैं, वो अपन रेडियो एक्टिविटी के अंदर ही पढ़ेंगे। तो या न्यूक्लियर फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पोर्शन है इसका। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, तो एक न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, उत्पत्ति होती है, उस टाइम ये फोर्स जनरेट होता है उस टाइम। तो अपन को इसमें अभी जाना नहीं है, बस ये बताया है टोटल अपना। तो ये सब तो इसकी रेंज ज़्यादा होती है, किलोमीटर क्या अर्थ और सन के बीच में लगता है। आप अंदाजा लगा लो, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो रेंज क्या होगी? इनफाइनाइट है तक। और इसकी रेंज किलोमीटर, इसकी रेंज है मीटर, 2 किलोमीटर भी चल जाए, मीटर तक मानो आप, ज़्यादातर मीटर। भाई 2 मैग्नेट हैं, 2 चार्ज हैं, ये मीटर में 100 मीटर दूर। और न्यूक्लियर फोर्स की रेंज 10⁻15 मीटर है, और इसकी भी 10⁻15 मीटर के। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? सबसे ज़्यादा इसकी रेंज सबसे कम है, लेकिन इसको आप 10⁻10 भी कर सकते हो, थोड़ा तक 10 चलो मीटर लगभग ये।
तो ये आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ सबसे कम है, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स ये है। वीक इस सेंस में नहीं, सबसे कम स्ट्रेंथ, सबसे कम है स्ट्रेंथ कम, मिनिमम भाई 1-2 मीटर की डिस्टेंस पर, और इसकी रेंज 10-15 मीटर होती है, और ये 10-10-15 ही लिख देता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही आता है, ये भी एक्चुअल में इसी के अंदर ही आता है। तो नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, वो होती है न्यूक्लियर फोर्स की, और सबसे कम स्ट्रेंथ होती है वो होती है ग्रेविटेशन फोर्स। इसके अंदर एक शब्द आएगा तुम्हारा Gm1m2/r²। तो ये G की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.6710-11। तो ये सबसे क्या mm की, ये बहुत कम लगता है 1 मीटर की डिस्टेंस पे। अगर ये है और 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो तो इसमें फोर्स कम मिलेगा, इसमें फोर्स ज़्यादा मिलेगा। ये तो रेंज इसकी इनफाइनाइट तक है, इसकी रेंज मीटर से किलोमीटर तक है, मीटर टू किलोमीटर भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ रख रखी है। और इसकी रेंज 10-15 मीटर, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये सबसे ज़्यादा कमजोर है। तो आपके 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स हैं। एक क्लासिफिकेशन और है, एक होता है फील्ड फोर्स और एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। वो है बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है तो उसमें कॉन्टैक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक क्लासिफिकेशन और अपने पास, वो है बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है देखो, बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ, लिख दो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें अपने पास एक तो होता फील्ड फोर्स, और एक होता कॉन्टैक्ट फोर्स। आज अपना जो चैप्टर चलेगा कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड ही चलेगा इसमें। तो फील्ड फोर्स में ये है कि 2 ऑब्जेक्ट के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। जहां कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है और फिर भी फोर्स लग रहा है तो उसको फील्ड फोर्स कहते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे चार्ज है एक दूसरे चार्ज को रिपल्जन करता है या अट्रैक्शन करता है तो उसको कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं है। वो क्या होता है, एक चार्ज अपनी तरफ से चारों ओर एक रीजन बना लेता है, उस रीजन में कोई चार्ज आता है तो फोर्स लगता है, वो रीजन के अंदर आने का तो फील्ड फोर्स बोलता है उसको। जैसे ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन में अगर इसमें मैं पेन को छोड़ दूं तो जमीन पे गिरेगा, लेकिन इसलिए कांटेक्ट में थोड़ी थी, लेकिन वो एक फील्ड अर्थ के द्वारा एक चारों ओर एक रीजन बना हुआ है, उस रीजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको अट्रैक्ट करती है उस रीजन में, तो उसको बोलता है फील्ड फोर्स। जैसे एग्जांपल है ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में लगता है जो। मैग्नेटिक फोर्स, 2 मैग्नेट के बीच में, इस तरह के। मतलब कहने का मतलब है जिनमें जिस फोर्स के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है फिर भी फोर्स जनरेट। अब ये कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट होना 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तभी फोर्स लगेगा ये जब वो कांटेक्ट में, नाम ही कांटेक्ट है। जैसे एग्जांपल आपका फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक न्यूटन थर्ड लॉ है, इसके अंदर ये रूल लगता है F12 बराबर -F2 पर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्शन लगाता है तो रिएक्शन, वो तो इसमें भी होता है, इसमें भी है। मतलब ये नियम तो हमेशा फॉलो होता है, लेकिन इसके अंदर कांटेक्ट में होगा तो ही होगा, इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे, जैसे ये है एग्जांपल, ये आपका M1 रखा हुआ है, M2 रखा हुआ, तो M1 द्वारा M2 पे फोर्स और M2 द्वारा M1 पर फोर्स, M1 द्वारा M2 पे लगता है और M2 द्वारा M1, तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। कितना होता है वो अपन बात करेंगे कैसे लगता है। और तीसरा आपका, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, स्ट्रिंग टेंशन। टेंशन, स्प्रिंग में टेंशन हो या स्ट्रिंग में टेंशन हो, इसमें भी क्या होता है कि जब अपन किसी स्ट्रिंग को खींचेंगे तो ये जनरेट होगा, या इस पे एक स्प्रिंग फोर्स। तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अपन 3 का इसका तो डिस्कशन करेंगे
कि नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्ट्रिंग में और स्प्रिंग फोर्स। बाकी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये अपना अलग एक चैप्टर अपना पूरा बनाया हुआ है फ्रिक्शन फोर्स। और ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये अलग से अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये पूरा चैप्टर अभी फिलहाल अपना टॉपिक का नाम ही एक तरह का एनएलएम में अपना नॉर्मल रिएक्शन है। ये आप ये भी कह सकते हो कि ये जो चैप्टर है इसमें मैंने इस टॉपिक के अंदर जो लिया है लेक्चर फर्स्ट में, वो नॉर्मल रिएक्शन बताने की कोशिश की है। और आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। आप इसको कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन, दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होता है तभी लगेगा, और फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। तो थोड़ा सा इसकी फिर प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। एक तो फॉलो करता है F12 माइनस F21, इसका मतलब A1 पे फोर्स सेकंड के द्वारा और 2 पे फोर्स 1 के, और अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है फर्स्ट। दूसरा, जो कांटेक्ट फोर्स है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कांटेक्ट फोर्स ये परपेंडिकुलर टू अपना टॉप है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की प्रॉपर्टी। तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, अगर कांटेक्ट सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और चाहो तो एक और लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट पॉइंट, अप्लाई एट कांटेक्ट पॉइंट, अप्लाई एट कांटेक्ट पॉइंट। और एक्शन रिएक्शन पेयर तो मैंने ऊपर लिख ही दिया। ये अब इसके अंदर अपन को जब अपन ये निकालेंगे कांटेक्ट फोर्स या न्यूटन थर्ड लॉ से लगता है, इसको फॉलो करता है, तो एक अंदर फ्री बॉडी डायग्राम जो अपन मैं शुरू में डायग्राम बनाए थे, मैंने कहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, वो ही। तो अपन एक है FBD बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। नाम से पता चला फ्री करना पड़ेगा आपको। तो इसके कुछ स्टेप है। स्टेप फर्स्ट ये है कि किसी बॉडी का अपन जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसको पहले तो उस ऑब्जेक्ट को आप आइसोलेटेड को फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, मतलब जिस बॉडी पर अपन को फ्री बॉडी, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना उसको बिल्कुल अलग निकाल दो फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल अलग कर दो, बिल्कुल क्वांटिटी। दूसरा, और इसके अंदर आप ये देखो, इसके अंदर कांटेक्ट पॉइंट ढूंढो सबसे पहले, ठीक। सो ऑल कांटेक्ट पॉइंट, या सी ऑल कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट एंड सारे कांटेक्ट पॉइंट देखना कि ये जिस ऑब्जेक्ट को आइसोलेटेड किया है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कहां पे कांटेक्ट में थी, उन कांटेक्ट को ध्यान रखना। सी ऑल कांटेक्ट पॉइंट एंड ऑल कांटेक्ट फोर्स ऑन इट, नॉट बाई, सी ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अप्लाई ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन इट। सारे कॉन्टैक्ट फोर्स उस पर अप्लाई करने, वो अपन बता देंगे। बाई इट नहीं, ऑन इट, इसी पे लगने चाहिए बस। ये ऑब्जेक्ट दूसरे पे क्या लगा रहा है ये नहीं देखना, दूसरे ऑब्जेक्ट इस पे क्या लगा रहा है वो देखना। एंड अप्लाई ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन इट। और थर्ड है आपका इसके अंदर, और सी रेफरेंस फ्रेम, एक रेफरेंस फ्रेम पे भी ध्यान रखना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ये आपको थोड़ा सा आगे आ जाएगा, क्योंकि अपन दो तरह के फ्रेम पढ़ेंगे, एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अगर इनर्शियल फ्रेम में देखा तो जैसे अर्थ पे खड़े देखें तो इनर्शियल है, और अगर अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो एक स्यूडो फोर्स और अप्लाई होने लग जाता है। तो वो अभी इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे, वो आगे वाले अपन इसी चैप्टर में तो करेंगे, लेकिन अभी इस आज के टॉपिक में नहीं लेंगे। लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया कि अपन को जब किसी बॉडी पर अपन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ये देखना पड़ता है कि इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय अपन फ्रेम कौन सा ले रहे हैं, कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है। ऑब्जर्वर का मतलब फ्रेम रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो कहाँ पर है, इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो वो अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये अब थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल पे बात करते हैं, कुछ 8-10 एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक आपको बिल्कुल दिमाग में हो जाएगा। ये मान लो ये स्फीयर है और दो वॉल के बीच में इस तरह रखा हुआ है। मास को ये दो वॉल है, उसके बीच में एक स्फीयर रखा है। तो आपको ये बताना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कि M1 पे लगने वाले फोर्स बताना। तो आपको ये सबसे पहले तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स कहां पर है, कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो कॉन्टैक्ट एक तो यहां पर टेंजेंट और एक यहां पर। तो कॉन्टैक्ट सरफेस मैंने बताया था सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ये 90, ये N1 और ये N2, ये आपका N1 है और ये N2 है, और एक mg लगेगा। तो टोटल डायग्राम क्या क्या हो गया, इसको आप बाहर निकालते हैं। तो ये तो हो गया आपका N1, ये हो गया आपका N2 और ये हो गया mg। आपको कुछ नहीं देखना, ये जहां जहां कॉन्टैक्ट में है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लगेगा, तो ये आपका mg होगा। अब ये क्या है इसका, अब आपको इसकी कैलकुलेशन भी है, हॉरिजॉन्टल को अलग सेट करना पड़ता है, वर्टिकल को अलग, वो डिपेंड करता है इसको किस तरह का इक्विलिब्रियम दिखाना है, वो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिर्फ ये दिखाना है। अच्छा, जब इस पे भी क्या होगा, जब ये इस पे लगाएगा तो ये वॉल द्वारा लगाएगा इस पे फोर्स, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, वॉल पे लगाता है ये N2। दिखाना चाहो तो वॉल के अंदर भी होएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मतलब एक तरह का ये वॉल थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसको, ये वॉल दिखा देता हूँ, ये रहा, ऐसे इधर बॉल दिखा देता हूं, थोड़ा दूर कर दिया मैंने इसको, अलग अलग कर दिया। ये आपका N1, तो वॉल पे तो N1 N2 इस तरह देखेंगे और स्फीयर पे इस तरह देखेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। और देखते हैं जब, तो लेकिन ये ध्यान है सरफेस सर्किल में या स्फीयर में जो भी आपका नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो हमेशा सेंटर से पास होगी, सेंटर से पास होगी। ये कोई स्फीयर है और वो इस जगह रखा हुआ है, देखो ये देखो। अब देखो इसमें प्लेन सरफेस तो है नहीं, प्लेन सरफेस तो अपने यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब प्लेन सरफेस नहीं होती है तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है उस पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पहले, और टेंजेंट पे फिर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर नॉर्मल, ऐसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। फिर ये तो ये हो गया N1, ये N2 और ये N3। ये आपको कोई इस तरह की सरफेस है जो प्लेन नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे कॉन्टैक्ट है या तो हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल जाए, हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल जाए तब तो परपेंडिकुलर है, नहीं मिले तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ पे फिर नॉर्मल बताना है। ये आ गया, और एक mg लगेगा इसका खुद का, ये mg, ये mg। बाकी अगर इसको अलग करता तो इधर N2 इसको भी मिलेगा N3, ये आपका इधर N2 और ये मैंने इधर दिखा दिया N1। ये
तो इस स्फीयर पे तो ये, और ये जो जिस पे रखा है उस पर N1 N2 N3। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और ये लेते कर एग्जाम्पल 2 के बाद देखो, ये देखो आपको सारी नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, कोई टॉपिक है वो। फिर नॉर्मल रिएक्शन मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बताना पूरा इधर। तो M1 पे लगने वाला फोर्स ये लगेगा इधर। तो मैं अलग अलग दिखा देता हूं उसमें। देखो डायग्राम में बनाते समय थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, जिस डायग्राम पर दिखा रहा हूं उसको तो डार्क से दिखा रहा हूं, और जिसको नहीं दिखा रहा मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं। मतलब M2 ये रहा, M1 ये रहा, तो ये हो गया N1। और एक आपका ये Mg। तो M1 पे लगने वाला, क्योंकि एक जगह कॉन्टैक्ट बना ये, और M2 का दिखाते हैं तो इसको डॉटेड से दिखा दो। तो N1 का अपोजिट दिखाओ, ये तो N1। और एक आपका अर्थ के द्वारा लगेगा, क्या अर्थ कॉन्टेक्ट, अच्छा ये M2 भी है, तो एक अपन यहां पे M2G। अच्छा इस वॉल को थोड़ा मैं अलग कर देता हूं। जिस बॉडी को अलग करते हैं उसका रिएक्शन ले लो पहले जैसे इसको अलग कर दिया कांटेक्ट में, तो इसकी रिएक्शन ले लो ये। तो अपन एक और दिखाते हैं, आर दिखा देते हैं अर्थ के द्वारा, आर। और अर्थ को थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, अलग कर दिया ये आर। हो सकता है आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा, थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं, अलग। तो M1 पे लगने वाला फोर्स M1G और N1, ये तो M2 अलग से मास है इसका, और M2 पे लगने वाला फोर्स ये देखो कॉन्टैक्ट में, इसको हटाओ, इसका रिएक्शन ले ली, ये हो गया आपका N1। ये लो, इसको अर्थ को अलग कर दिया, ये हो गया रिएक्शन R, और ये भी R, और M2G। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। अब इसको कैसे एनालिसिस करना है आगे जाके, वो अगर आगे टॉपिक में आएगा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ अपना सिर्फ यही है बताना कि एक्शन रिएक्शन कैसे दिखाते हैं। ठीक, और देखते हैं। अब मैंने जो अपने एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिखाए थे उस लेवल तक भी मैं समझ में आ जाएंगे, फिर लास्ट में एक बार इसको समझो थोड़ा। ये वॉल है, ये लेड है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लगता है। तो देखो ये कांटेक्ट, ये है सरफेस, तो इसका तो पॉइंट है, और ये सरफेस, तो इसको दिखाओ ऐसे इस पे, और ये हो गया M1 मास है, मैंने फ्रिक्शन फोर्स नहीं ले रहा, फ्रिक्शन फोर्स भी दिखाना पड़ता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स मैंने दिखाया नहीं अभी। फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस होता है। अभी अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। और अपन इस वॉल को अलग कर दें एक बार, तो ये वॉल को अलग कर देता, थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूं, ये लो।
इसको अलग कर देते, थोड़ा दूर कर देते इसको। तो वॉल द्वारा लगाया गया लेटर पर N1 और लेटर द्वारा गया N1, लेकिन यहां पे आपका प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ध्यान होगा कि प्लेन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन ये देखना, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन जहां पे टच है ना उससे पास होने वाला प्लेन देखना पड़ता है। ये तो टेंजेंट का काम कर रहा है। ये अगर आपका अगर ऐसे आ जाए, ये देखो, ये अब देखो प्लेन ये है और ये पॉइंट, इसका पॉइंट है, ये प्लेन ये पॉइंट है, तो इस पे तो लगेगा N1 वॉल, इस पे N2। तो लेटर पे लगने वाली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका M1G, ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें। इस पे लेटर पे लगने वाली N1 रिएक्शन इस तरह मिलेगी और इसका पर N1 इधर आ जाएगी, इधर N1 हो जाएगी। लेकिन इसके अपन को जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि अपन ये नहीं पूछते वॉल पे कितना लगा है, अपन तो देखें ऑब्जेक्ट पे कितना लगा, ऑब्जेक्ट की बात करें तो वॉल से तो इस N2 से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ना। तो अपन इसको जनरली इसके जो आपको N2 जो वॉल पर लग रहे हैं, यदि वॉल पे लग रहा है या सरफेस पे लग रहा है तो उसकी तो अपन बात ही नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट पे देख लो आप N2, N1 और M1G, ये तो यहाँ पे समझ आ गया ना। यहाँ पे आपका प्लेन ये था और यहाँ पे प्लेन ये है, यहाँ पे प्लेन ये है हॉरिजॉन्टल, ये देखो। तो ये आपका एग्जांपल 4 और देखते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैं कर रहा हूँ, और पूरा आ जाएगा समझ में, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है उसका लिए। अच्छा, ये फ्री बॉडी डायग्राम आपने समझ लिया बनाना तो आपने समझ लो 50% प्रॉब्लम सोल्व कर ली। जैसे कोई भी कंप्यूटर डायग्राम होता है ना तो अपन उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट बनाना सीख लेते, फ्लो चार्ट है कि इसको एनालिसिस कर, फिर आपको एनालिसिस करना आसान है, वो देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर हिसाब से उसको इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये M1 है, ये M2, ये तो आप देखो M1 पे क्या है, सिंपल है, ये प्लेन है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस ढूंढा करो, हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहे ऑब्जेक्ट की हो चाहे जिस पे रखी हुई हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर दोनों ही हॉरिजॉन्टल नहीं है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था इस तरह का, ये रहा। तो अभी एक एग्जांपल और लूंगा, देखो। तो अपन को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी एक सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो चाहे ऑब्जेक्ट की हो चाहे जिस सरफेस पर रखी उसकी हो, उससे परपेंडिकुलर। अब यहाँ बोलो ये N1 इस पर, ये N2, ये M1G। ठीक, तो इसको अलग कर देते हैं। ये N1, ये N2 और ये M1G, और इस पे दिखा देते हैं। अब ये N1 मिलेगा तो इससे N1 ये मिलेगा। मैंने बताया F1 2 = F2 1 हमेशा फॉलो होता है इसके अंदर भी, जस्ट अपोजिट इक्वल और अपोजिट। और आपका M2G लगेगा इसका, लेकिन ये अर्थ पर भी रखते, एक रिएक्शन दिखा दो आर्क, और इसको थोड़ा अलग कर देता हूं सरफेस को,
वाह वाह। तो ये आपका ये M1 पे लगने वाले फोर्स हो गए, M2 पे लगने वाले, एक R और दिखाना कि अर्थ के सरफेस के कॉन्टैक्ट में है तो अर्थ पे लगेगा एक्शन, वो रिएक्शन हो जाएगी M2G ये M1G। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और देखो तो बच्चों और आपका देखते रहो। ये देखो सपोज ये दो सर्किल है, अब यहां पे तो आपका एक तो N1 मिल जाएगा, एक ये आपका N2 मिलेगा। N2 यहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां तो प्लेन सरफेस मिल गई, नहीं प्लेन सरफेस नहीं मिलती है तो टेंजेंट N2, इधर भी ये N2 हो जाएगा इसका, ये और ये N3, तो इस सरफेस को मैं अलग कर देता हूं थोड़ा, और एक M1G हो जाएगा इसका, M1G। और इसमें भी M2G इधर दिखा देता हूं, M2G, और इसको दिखा देते हैं N3, ये R1 दिखा देते हैं, R1 R2 और इस सरफेस को हटा दो, मतलब पूरा डायग्राम ये था, मैं डायग्राम बना देता हूं इधर, ये था ये M1 ये M2, और इसको थोड़ा सा सरफेस को हटा के इसका क्या ले लेते हैं, इसको नीचे दिखा देते हैं, ये R1 और ये R2। आइसोलेटेड बोला था ना, आइसोलेटेड कर दो, तो ये तो R1 ये अर्थ पे रखा हुआ है तो अर्थ के द्वारा रिएक्शन मिलेगी, एक इससे सरफेस के द्वारा N2 मिलेगा, और एक N1 R1 R2 लिखा है ना, और ये इसको आप N1 ही लिख दो, N1 ये ना एक ही है ना, तो N ही लिख दो, ये लो, ये हो गया फाइनल। M1 M2 इस तरह रखे हुए हैं किसी सरफेस पे, तो लगने फ्री बॉडी डायग्राम बताना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया, और यार इसको अलग कर दो, थोड़ा दूर कर दो, और यहाँ पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ा, और लेते हैं ये आपका कोई स्फीयर है और इस पे कोई आपका रॉड रखी हुई है, ये M1 M2, वही क्वेश्चन आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताना है। अब देखो ये प्लेन सरफेस मिल गई ना आपको, तो इस प्लेन सरफेस पे तो दिखा देता N1 और ये हो जाएगी N1, इधर अलग अलग कर देंगे, ये आपका R1 और ये ले लो आपका N2, और ये M2G और ये M1G, इसको मैं M1 को ऊपर दिखा देता हूं, ये लो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इसमें M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। M1 का एक तो आपका N मेरा सेंटर से पास हुआ, एक आपका M1G
और एक आर। रॉड का दिखाते हैं। ये एन, ये आपका M2G और एक आपका ये N2, ये रॉड का हो गया। और आपका अर्थ का दिखाएंगे, इसको अर्थ को अलग कर देते हैं। तो ये R और ये N2। ये फ्री बॉडी है। ये आपका स्फीयर का हो गया, ये आपका रॉड का हो गया। और ये अब ये बाकी की कैलकुलेशन आगे आएगी, लेकिन अपना मैंने बोला अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका रिएक्शन दिखाते कैसे। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैलकुलेशन करना आसान है, वो तो देखना पड़ता है इक्विलिब्रियम है या नहीं है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये और देखो, अब मैंने वो 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, उनको और बता देता हूँ। देखो, ये कोई आपका बीकर है और इसमें 2 बॉल इस तरह रखी हुई थी। ये था। देखो, एक तो N1 यहां से मिलेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस और कॉन्टैक्ट N1, एक N2 और एक N3, और एक सेल वेट। तो ये जो डायग्राम है ये है, इधर बना देता हूँ। N1, N2, N3, Mg, M1G। ये M1 मास था और ये M2 मास था। 2 भी करो। N2 पे देखेंगे तो एक तो N2 ये मिलेगा, एक आपका N4 मान लो इसको। तो इसका भी इधर बना देता हूं अलग से करके। ये N2, ये N4 और M2G। M2G। अब बीकर के बारे में बात करते हैं। बीकर को थोड़ा बड़ा बता देता हूँ अलग से, टच नहीं कर रहा। ये N1 है, ये N1, N3 यहाँ टच है तो ये N3, N4 देखो पॉइंट बीकर कहाँ का टच है, एक इस जगह टच है, एक यहाँ जगह, 3 जगह टच है। N4 की जगह बीकर का। और अगर बीकर सरफेस पे रखा हुआ है तो बीकर का मास मान लेते हैं M1 M2, ये इसका मान लो Mg बीकर का। और ये अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस का भी आपको दिखाना पड़ेगा R। अगर सपोज ये सरफेस पे रख दिया मैंने R, ये आपका M1 पर है, ये M2 पे है। इसको थोड़ा सा सही कर देता है। ये सरफेस दिखा दिया। तो ये आपका अर्थ का ये N3
और एक डायग्राम और बना रहा हूँ मैं इधर, वार। देखो N3 तो मिलेगा किस पे, ये N3 है और ये आपका सरफेस का, ये सरफेस को अलग कर दिया, आर दे दिया। तो आगे M1 पे हो गया, M2 पे हो गया, बीकर पे हो गया, और ये अर्थ द्वारा रिएक्शन है और ये अर्थ के द्वारा इस पे लगा हुआ है। अब एक और लिया था मैंने एग्जांपल और, देखो ये आपस रॉड रखी हुई है किसी रिंग में, तो आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा पहले पॉइंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर फिर आपकी ये जो रिएक्शन दिखाई देगी वो ये होगी, इस पे ये और इस पे ये। सर्किल पर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है, और ये हो गया आपका M1 जी। तो अब इसको अलग अलग कर देते हैं। तो रॉड पे तो लगेगा इस तरह, N1 N2 M1 जी, रॉड पे, और रिंग सर्किल पे लगेंगे M2 जी। भाई सवाल ये था M2, ये मास आपका रिंग का था, मतलब एक रिंग में अंदर रॉड रखी हुई है, तो इधर N2 है तो इसका पोजीशन इधर लग जाएगा, मतलब इधर N2, ये N1 है, ये एक्शन रॉड पर, तो ये स्पीड, ऐसे ही N, ये इसके जस्ट अपोजिट बस। तो ये तो रॉड का हो गया, ये आपका रिंग का हो गया। अगर ये बैलेंसिंग है तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल वर्टिकल बैलेंस करते हैं, वो अभी बात नहीं करेंगे। अब एक लास्ट डायग्राम और है आपका, ये M1 है, ये M2 है, और ये अर्थ पर होगा। ये देखो, अगर अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कट, ये देखो प्लेन सरफेस है, ये तो दोनों की प्लेन सरफेस है। जब दोनों की प्लेन सरफेस हो तो किसी भी परपेंडिकुलर रखा दो, एक प्लेन सरफेस हो और एक कर्व है तो प्लेन सरफेस को दिखाना है, दोनों कर्व है तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, बस इतना सा। तो यहाँ पे दिखाते थे N1, इस पे दिखा देते हैं इधर N1, ये M2 जी, इधर यहाँ पे कॉन्टैक्ट में ये N2 दिखा दो, N2। अच्छा, तो इसका रॉड का तो क्या क्या लगे, रॉड का देखो, ये N2, ये आपका N1 और ये M2 जी, और इसका इस पे ये N1, ये M1 जी, ये अर्थ द्वारा रिएक्शन,
अर्थ से कॉन्टैक्ट में, और ये अर्थ का दिखा दिया था, ये लो। बाकी तो अपन डिटेल स्टडी तो पूरा करेंगे ही आगे, लेकिन एक आइडिया दिया है मतलब ये। और एक वॉल का इधर भी दिखा दो आप, ये आपका वॉल है, इधर करिए, हर बार एक्शन रिएक्शन दिया है। तो ये आपका टॉपिक जो पहला था मेरा लेक्चर फर्स्ट, इसी पे था, नॉर्मल रिएक्शन। अगला जो अपन लेंगे टेंशन स्ट्रिंग की बात करेंगे, इसी तरह की टेंशन स्ट्रिंग में कैसे जनरेट होता है। तो बच्चों इसको अक्सर ध्यान से करो, क्योंकि ये एक तरह का नींव है, फाउंडेशन है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर अपन को आगे वाले न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आएगी। आपने इसको समझ लिया तो समझ लो अपने बहुत कुछ सीख लिया, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको बार बार देखें। तो थैंक यू।